दिल्ली के अशोका होटल में नेशनल एनडीए में शामिल 38 दलों की मीटिंग हुई और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एनडीए के 25 साल और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह बैठक बुलाई गई है। इसमें 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई है, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना की ओर से और एनसीपी के बागी गुट के नेता अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल पहली बार बैठक में शामिल हुए और जेजेपी के नेता अजय चौटाला भी मौजूद रहे। विपक्षी एकता के दूसरे दिन की बैठक मंगलवार को बेंगलुरु में हुई। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल का एक साथ आए हैं और बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया है। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस है और इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा ऐलान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। इसकी घोषणा मुंबई में होने वाले हमारी अगली बैठक में होगी। फिरोजपुर झिरका से सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी है। 2741 करोड़ की लागत से 347 प्रोजेक्ट जनता को सीएम ने समर्पित किए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम ने संबोधित करते हुए प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बताया है और पिछले 8 सालों में 6 बार सामूहिक परियोजनाएं शुरू की गई है। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों को पिछड़ा बना रखा था, लेकिन हमने विकास की गति को सभी जगह सामान्य रखा है। सीएम ने यह भी कहा कि हनीवेल का प्रोजेक्ट पूरे इलाके के लिए लाभदायक होगा। अब इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। सीएम जब वर्चुअल विभिन्न जिलों को सौगात दे रहे थे तो उस दौरान अलग अलग जिलों में जनप्रतिनिधि पहुंचे और सीएम को सुना। में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने बहुत तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया। 6S कैटेगरियां कहने को भले 1 लाख दी होंगी, लेकिन कुल रोजगार के जो अवसर उत्पन्न हुए, हमारे नौजवानों को कुल 35 लाख रोजगार इन 8.5 साल में मिला। ये जो जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे कांग्रेस के मित्र करते हैं, एक मैगजीन को इन्होंने थोड़ा इशारा कर रखा कि भाई इतने परसेंट दिखा दो, इतने दिखा दो, और हरियाणा में 35%, 40% यहां तक बेरोजगारी दिखाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि 6 से 7% बेरोजगारी को मानते हैं और किसी भी विकासशील प्रदेश में, विकसित प्रदेश में
इतनी बेरोजगारी स्वाभाविक है। बहुत लोग नए आते हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। अब नए आने वाले लोगों को रोजगार की तलाश रहती है। कुछ लोग एक रोजगार अपना छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाते हैं। तो ये जो बीच का जो एक जिसको कहना चाहिए बीच का फेज होता है, इस समय में इस बेरोजगारी को हम बेरोजगारी नहीं कहते हैं, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी के सामने विपक्ष टिक नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। संसद में आपको बता दें कि संसद ने यह भी कहा कि मोदी की सोच सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की है। अरविंद शर्मा ने कहा कि भारत देश सोने की चिड़िया था और लेकिन मुगलों अंग्रेजों ने देश की हालात खराब कर दी थी। अब फिर से 100 साल बाद 2047 में भारत देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, दिल्ली के सीएम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल ने बाढ़ से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से हर बार की तरह नियम से ही पानी छोड़ा गया था। की तैयारी का है, उनकी एक सोच है, देश के प्रति सोच है। देश के प्रति 2047 का मतलब 100 साल के बाद हमारा देश कैसा होगा। जैसे हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, आपने देखा कितने साल मुसलमानों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया, हमारे देश की क्या हालत कर दी थी, हम सबको इस बात का पता होना चाहिए। अब मोदी जी की सोच है कि जो हम सोने की चिड़िया देश को कहते थे, हमारा देश शुरू से आत्मनिर्भर था और अब उसी तरह से जो पहले हमारा देश था उससे भी और मजबूत स्थिति में 2047 में हमारा देश हर तबके से, हर फील्ड में, हर डिसिप्लिन में हमारा देश आत्मनिर्भर। विधायक राजेश नागर ने फरीदाबाद में बाढ़ से प्रभावित मंझावली, अलीपुर, कावरा, अरुआ, चांदपुर, घरोड़ा, मंडुका, राजूपुर, डूंगरपुर आदि गांवों के राहत शिविरों में पहुंचकर लोगों से उनका हाल जाना और उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके घर खेतों में हुए नुकसान का मुआवजा जल्द ही सरकार देगी और इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। तो हर जगह जहाँ भी दिक्कत आई है बाढ़ की, किसी गांव में या जिसकी कॉलोनी में, हर जगह हमारे कैंप लगे हुए हैं। हमारे अधिकारी दिन रात अपना घर परिवार छोड़कर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं अभी आज ये मोटुका में आया हूँ। यहाँ भी 150-200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उनकी जो खाने की भी व्यवस्था गुरुद्वारे से हो रही है और सरकार भी उनकी मदद कर रही है। अभी मैं अरुआ में भी होकर आया हूँ, वहाँ भी 350 के करीब लोग रह रहे हैं। ये मकान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अंबाला कोर्ट में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि तो वहीं पूर्व सूचना न होने की वजह से एक लवारिस सामान को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर बम दस्ता और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इस मॉक ड्रिल में लगभग 25 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। कॉम्प्लेक्स में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। उसमें हमें एक अनअटेंडेड बैग मिला था
उसको हमने प्रॉपर चेक किया कि अगर कोई इस तरह से कोई सस्पेक्टेड चीज मिलती है तो आप उसको ना छूएं, उसके बारे में हमें बताएं। तो उसके जैसे आप सूचना देंगे तो हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो बम स्क्वाड की टीम है वो उसको आके प्रॉपर तरीके से उसको चेक करेगी और अगर कुछ हुआ तो उसको मौके पर डिफ्यूज किया जाएगा ताकि सभी लोगों की जानें बचाई जा सकें। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए आज ये मॉक ड्रिल की गई थी ताकि कोई भी ऐसी स्थिति हो तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। जैसा कि आपने देखा मॉक ड्रिल की तो सब लोग इस बारे में बड़े कंफ्यूज थे कि दरअसल में चीज क्या है, लेकिन हमने ये जो मॉक ड्रिल की गई थी इसलिए की गई थी ताकि सबको एक सुरक्षा की भावना पैदा होगी। अगर कोई ऐसी बात होती है तो हमारी जो पुलिस हर तरह से सक्षम है उसको हमको डिफ्यूज करने में। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करी करने वाली विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला का नाम जूने बेरील है और जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला भारत में अप्रैल 2022 में 1 महीने के टूर पे आई थी और आपको बता दें कि ये टूरिस्ट वीजा लेकर आई हुई थी और वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अपने जानकारों के पास जगह बदल बदल कर रह रही थी और फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। किलो 200 ग्राम गांजे के साथ अरेस्ट किया है। हाँ। तो 2 दिन पहले का पुलिस रिमांड लिया है। उसके बाद आज इनको जुडिशियल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि खबर फरीदाबाद से है, जहां क्राइम ब्रांच और सेक्टर 30 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करी करने वाली विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला का नाम जूने बेरील है जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला भारत में अप्रैल 2022 में 1 महीने के टूरिस्ट वीजा पर आई थी और वीजा की अवधि खत्म होने पर भी अपने जानकारों के पास जगह बदल बदल के रह रही थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, चंडीगढ़ से एमएलए ईश्वर सिंह के साथ दुर्व्यवहार का मामला। जेजेपी के विधायक है ईश्वर सिंह। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बताते हैं जो कि विधानसभा कमेटी की तरफ से लिया गया है फैसला। कैथल के एसपी और डीसी को आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से है। एमएलए ईश्वर सिंह के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था। जेजेपी के विधायक है ईश्वर सिंह। आपको बता दें कि कमेटी की तरफ से फैसला लिया गया है। कैथल के एसपी डीसी को किया गया है चंडीगढ़ तबादला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से एमएलए ईश्वर सिंह के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, जिसके बाद जेजेपी के विधायक है ईश्वर सिंह की इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं जो कि कमेटी की तरफ से लिया गया फैसला। आपको बता दें कि कैथल के एसपी डीसीपी को इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से बता दें, एमएलए ईश्वर सिंह के साथ दुर्व्यवहार का मामला। जेजेपी के विधायक है ईश्वर सिंह। आपको बता दें कि विशिष्ट कमेटी की तरफ से लिया गया है संज्ञान और कैथल के एसपी डीसी को चंडीगढ़ में तलब किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से एमएलए ईश्वर सिंह के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। जेजेपी के विधायक है ईश्वर सिंह। आपको बता दें कि इस कमेटी की तरफ से लिया गया है संज्ञान और कैथल के एसपी डीसी को चंडीगढ़ तलब किया गया है।
उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया और यहां अलकनंदा नदी के पास एक ट्रांसफार्मर फटने से सीवर प्लांट में करंट उतर आया और जिसमें 15 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 7 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है और फिलहाल 2 गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश से जौलीग्रांट लाया जा रहा है। और बता दें कि नमामि गंगे वहां पे इधर आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया था और यहां अलकनंदा नदी के पास एक ट्रांसफार्मर फटने से सीवर प्लांट में करंट उतर आया है, जिसमें 15 मजदूरों की मौत हो गई थी, वहीं 7 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए आपको बता दें कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में फिलहाल 2 गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश जौलीग्रांट लाया गया। बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इस सीवर प्लांट का निर्माण चल रहा था, जहां झुलसे सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी दौरा था और मौसम खराब होने की वजह से दौरा रद्द हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है इस हादसा को लेकर। आपको बता दें खबर उत्तराखंड से है, जो कि चमोली जिले में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया और यहां अलकनंदा नदी के पास एक ट्रांसफार्मर फटने से सीवर प्लांट में करंट उतर आया है, जिसमें 15 मजदूरों की मौत हुई है। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को। टीम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे कल रात कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसमें मृत्यु हो गई। उसको पंचनामा बनने के लिए सवेरे हमारा पुलिस स्टेशन चौकी से सब इंस्पेक्टर विद होमगार्ड गए थे। तो वहां पे इधर अचानक गांव वाले भी थे, अचानक फिर दोबारा उस पर करंट लग गया रैलिंग में। तो उस पर 22 लोगों का हॉस्पिटल लेके गए हुए, उस पर 15 का मृत्यु बता रहे हैं। अभी 7 अभी गंभीर रूप से घायल है। उस पर 2 को टीम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे कल रात कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसमें नाते से वर्ष 2 बार ये मीटिंग करते हैं, एक बार जनवरी में और एक बार मई में, जबकि पूर्व के वर्षों में केवल एक बार मई के अंदर मीटिंग होती थी। लेकिन हम उसको पूर्व एक प्रकार से अनुमान के हिसाब से, या जहां कहीं पिछले काम करने की आवश्यकता लगती है तो हमने जो शीघ्र जल्दी करने के काम, छोटे काम हैं, आने वाले समय में बाढ़ से प्रभावित वो इलाका ना हो सके, तो शॉर्ट टर्म काम वो हम जनवरी में जब शुरू करते हैं मई जून तक पूरे हो जाते हैं। कुछ काम दीर्घकालिक होते हैं, वो फिर अगले वर्ष के अंदर जाकर के पूरे होते हैं। मई में इसका आंकलन भी करते हैं कितने काम हो गए, कितने रह गए। पर्याप्त हमारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन चूंकि पानी जिस मात्रा में आया उसका अनुमान लगाना कई बार कठिन होता है। अगर मैं आंकड़ों से बताऊं तो 8 जुलाई और 12 जुलाई के बीच ये जो 5 दिन का अवसर वक्फा है, इस 5 दिन में सामान्य तौर पर जो रेगुलर पिछले आंकड़े हैं 28.4 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार ये 110 मिलीमीटर पूरे राज्य की बात बता रहा हूं, 110 मिलीमीटर वर्षा हुई।
जो लगभग 400% बन जाती है, यानी पिछला उसके ऊपर 300% अधिक। और अगर इन 4 जिलों के विशेष तौर पर अगर बात करता हूं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला। यमुनानगर में 32.8 mm होती है, 122 mm हुई। कुरुक्षेत्र में 32.9 mm होती है, 300.8 mm हुई, अर्थात 9 गुना। पंचकुला में 53 mm होती है, 422.8 mm हुई। अंबाला में 58.5 mm होती है, 359 mm हुई। कहीं भी इन 4 जिलों में 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना ये वर्षा हुई। कुल मिलाकर इसके कारण से प्रभाव हुआ। हमारा अपना पानी अपने ही क्षेत्र में फैलता है और उनको अपनी नदियों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, हिमाचल से बड़ी मात्रा में पानी आया, खास करके यमुना में भी, खास करके मारकंडा में भी, टांगरी में और घग्गर में, और साथ में छोटी नदी है भले सरस्वती, जिसका मात्र 200 क्यूसेक पानी की क्षमता है, वहां भी 2000 क्यूसेक पानी उन दिनों में आया 3 दिन लगातार। तो इस पानी के कारण से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। 12 जिले हमने और बाढ़ प्रभावित घोषित किए हैं। वो 12 जिले हैं पंचकुला, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद और यमुनानगर बताया मैंने, यमुनानगर। तो ये सब 12 जिले, जिसके अंदर कुल मिलाकर जिन गांवों में पानी भरा है बाढ़ का 1353 गांव और 6 एमसीज, जिसमें 3 तो पूर्ण रूप से अंबाला शहर, अंबाला छावनी और बराड़ा, 3 आंशिक रूप से, थोड़ा एरिया पंचकुला का भी एक आध बाढ़ में पानी आया है, कुछ बस्तियों में कुरुक्षेत्र में आया है, कुछ बस्तियों में शाहबाद में आया है। तो से 6 म्यूनिसिपैलिटीज भी इससे प्रभावित हुई है। हम लोगों ने बचाव के कार्य के नाते से जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं, इन सब गांवों में तुरंत जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो पहुंचे, जहां एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की आवश्यकता थी वो हमने भिजवाई। सेना के लोग वहां गए, स्थानीय जितनी शक्ति थी वो सब लगी ही है। हमारी पुलिस भी, सामान्य जो पुलिस के काम होते हैं उसके अतिरिक्त बचाव कार्यों में, सेवा कार्यों में वो भी लगे। कुल मिलाकर 41 राहत शिविर लगाए गए, जिसमें 6629 लोग वहां पहुंचे। कुल आज भी 1774 लोग अभी उन कैंपों में रह रहे हैं, शेष अपने घरों को वापस चले गए हैं। ऐसे सब शिविरों में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने भी इलाज के लिए शिविर लगाए। 147 गांव में फॉगिंग कराई गई है, 2500 ओआरएस पैकेट दिए गए हैं, और जिन लोगों का छोटी मोटी बीमारी के कारण से इलाज हुआ, ऐसे 37,500 लोगों का इलाज हुआ। पशुओं के लिए चारा, पानी की आपूर्ति, दवाएं, और जहां कहीं शिविर थे उनमें भी ये सारी व्यवस्थाएं हमने सब की। इस चारे पर जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है, उसमें से प्रति जानवर 80 रुपया प्रतिदिन और छोटे जानवर के लिए 45 रुपया प्रतिदिन ये राशि भी उनको भेजी गई है, ताकि उस खर्च से वो अपना कार्य कर सकें। जहां तक क्षति का अनुमान है, अभी तक आंकड़े निरंतर जुटाए जा रहे हैं, फिर भी मोटे रूप से 35 लोगों की अभी जानकारी, जो पुख्ता जानकारी मिली है कि जिनकी मृत्यु हो गई, जो इस स्थिति में अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे ही घायलों की संख्या पूरी एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग घायल हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सब जिलों में स्थिति तो सामान्य हुई है, पानी उतर गया है, लेकिन अभी 2 जिले इस समय भी प्रभावित हैं, फतेहाबाद और सिरसा, जहां पानी अभी एक सीमा से अधिक अभी भी चल रहा है, क्योंकि घग्गर के पानी का
जितना बहाव राजस्थान की तरफ हो जाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। वहां के फैसिलिटी भी उतना है, आगे जाके नदी नहीं रहती, वो फिर पानी फैलता है और फैलाव के कारण से पानी का जो खिंचाव बनता है आगे की तरफ वो नहीं बना है। धीरे धीरे वो पानी उतर रहा है।